Hello everybody, how are you all? Welcome to day 17 in which we are going to cover refraction. तो अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें हमने बोला था कि रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में. तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली क्या है कि लाइट एक्चुअली में ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, बट अगर लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है. ये मीडियम हो सकता है कि वो एयर हो सकता है वो मीडियम ग्लास हो, या वाटर हो, या ऑयल हो. तो ये मीडियम कुछ भी हो सकता है. उसकी वजह से क्या होता है, लाइट जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी वो क्या करती है, वो बेंड हो जाती है. इट्स टेंड टू बेंड. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में रियल कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का. तो रिफ्रैक्शन का रियल कॉज ये है कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है, ठीक है, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. एयर में डिफरेंट स्पीड है, वैक्यूम में डिफरेंट स्पीड है, अगर हम बात करते हैं वाटर्स में डिफरेंट स्पीड है, ग्लास में डिफरेंट स्पीड है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट होती है वो बेंड कर जाती है. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर में कितनी होती है, वैक्यूम में कितनी होती है. तो एक्चुअली में वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, और एयर में होती है अराउंड 2.99 के आसपास. तो इसको हम क्या करते हैं, 2.99 इसको हम आगे मतलब राउंड अबाउट करके हम लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो एक्चुअली में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वही हम बात करते हैं वाटर में. तो वाटर में थोड़ी सी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और कितनी हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और यही अगर हम बात करते हैं ग्लास में, तो ग्लास में हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ आप देखें डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड है लाइट की, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, बेंड होती है. ठीक है, अब आप देखते हैं रिफ्लेक्शन में जो हमने पीछे पढ़ा था, हम पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमम टाइम या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगुलर स्लैब है विच इज ABCD. ठीक है, अब इस स्लैब पर एक लाइट इंसिडेंट हुई है और वो लाइट है सपोज XY. ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुई है यहाँ पे. अब जहाँ पे भी इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, अब एयर में जो उसकी स्पीड थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब जैसे ही वो ग्लास में आया स्पीड कम हो गई. स्पीड कितनी हो गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो क्या आएगा, अब ये भागेगा नहीं बहुत तेज से, ये क्या होगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ वो झुक जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब जैसे वो डीसी पे इंसिडेंट होगा फिर से वो बाहर एयर की तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो यहाँ आप देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हुई है एंड देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट एंड दिस बेंडिंग इज एक्चुअली refraction. So what is the cause of refraction? तो cause आप यही बताएंगे that the speed of light is different in different media or different substances, because of which when the light travels from one medium to another it bends towards the normal or away from the normal. Okay, चलिए अब देखते हैं ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन कौन से होते हैं, उनके हम केसेस पढ़ते हैं. तो देखो रेयर मतलब जो चीज हल्की होगी, ठीक है, उसे हम रेयर बोलते हैं, और जो चीज भारी होती है उसे हम कहते हैं डेंसर. ठीक है, तो जो चीज भारी होगी उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंस मीडियम, और जो चीज हल्की होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम. अब एक्चुअली में होता क्या है, कभी कभी तो जो लाइट है वो बहुत तेज से भागती है और कभी कभी क्या होता है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में ऐसे होता है. तो से सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम
रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर टू डेंसर मतलब हल्की मीडियम से भारी मीडियम की तरफ जा रही है। तो हल्का मीडियम जैसे सपोज एयर हो गया और भारी मीडियम सपोज ग्लास हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सपोज ये वाला है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका ग्लास स्लैब है, ये ABCD है और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है और यहाँ पे आपका नॉर्मल आ गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और लाइट क्या है, रेयरर, ये रेयरर मीडियम है और इसके कंपैरेटिवली जो ग्लास है वो डेंस है, भारी है। तो यहाँ पे स्पीड कम हो गई, तो कम होने के बाद क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस केस में क्या होता है, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी हल्के से भारी में जाएगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज स्पीड डिक्रीज हो चुकी है उसकी। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, जब लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इसका मतलब है कि सही सपोज वो ग्लास स्लैब से एयर की तरफ जा रही है, तो ये आपका ग्लास स्लैब है और लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे आया आपका नॉर्मल, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, एंगल I बन गया। अब क्योंकि ये इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे जो स्पीड थी वो थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब वो एयर में जाएगी तो उसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, एकदम से भाग जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दैट केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा केस होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका सेम होगा। तो अगर रे ऑफ लाइट जो है इट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली, इस तरीके स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलरली अगर फॉल कर रहा है तो क्या होगा, ऐसे ही इट विल गेट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो ये 3 केसेस थे जो हमें पढ़ने थे अबाउट व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, अब देखते हैं ये वाला कि जब लाइट ट्रैवल करता है फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड बैक टू एयर तो उस केस में कैसा रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो, एयर में स्पीड सबसे ज्यादा होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये कैसा होगा, रेयरर मीडियम होगा एज कंपेयर टू ग्लास। सो ग्लास विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसके बाद डेंसर मीडियम से फिर से कहाँ जा रही है, एयर में, विच इज रेयरर मीडियम। तो देखते हैं किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो से सपोज ये आपकी ग्लास स्लैब है विच इज PQRS और यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हुई है कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे और यहाँ जहाँ इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया। सो दिस पॉइंट इज O विच इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और यहाँ पे ये हमने एरो बना दिया इंसिडेंट रे के लिए। तो दिस इज AO विच इज द इंसिडेंट रे। अब क्या हुआ, ये कैसा हुआ, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। वाई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इन दैट केस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम। तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। तो दिस इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये कौन सी है, अब इसके लिए जो SR है, SR के लिए तो इंसिडेंट रे कौन सी हो गई, OB, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब बैक टू वो कहाँ जा रहा है, जिस मीडियम से वो आया था उसी मीडियम से वो जा रहा है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब कहाँ से जा रहा है, डेंसर टू रेयरर। तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत तेज की भागेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्योंकि जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम पे वापस जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, दिस विल बी इमर्जेंट रे। तो जो आपकी BC है वो होगी इमर्जेंट रे। अब आप देखिए कायदे में जो रे ऑफ लाइट A होती है उसको नॉर्मल ऐसे ही चले जाना चाहिए था ना। आप इसको स्केल से ड्रॉ कर लेना तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है। तो ऐसे चला जाना चाहिए था AO और फिर आगे कुछ OD के अकॉर्डिंग चले जाना चाहिए था, बट वो ऐसे नहीं जा रहा। यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स बेंडिंग हुई है, तो इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो वर्ड है, ये कीवर्ड है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप कहाँ कहाँ देखते हो? देखो, पहला इसका इफेक्ट कहाँ है कि जो पेंसिल है या अगर स्टिक है, अगर आप उसको वाटर में इमर्स करते हो पार्टली, तो वो आपको हल्की सी बेंट दिखाई देती है। ठीक है, सो फर्स्ट इज अ स्टिक और पेंसिल इमर्स इन वाटर अपीयर्स टू बेंट। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से देखें कि सपोज आपके पास ये वाटर है, यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक पेंसिल स्टिक है या ये पेंसिल है, कुछ भी आप इसको मान लो। ओके, अब क्या हुआ कि आप पॉइंट ओ को देख रहे हो। ठीक है, ओ पॉइंट को देख रहे हो, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब क्योंकि ये वाटर है और ये एयर है, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, है ना, भारी से हल्के में जा रही है। तो जैसे हल्के में जाएगी तो क्या होगा, एकदम से बहुत तेज की भागेगी, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ही होगा। तो एक और रे ऑफ लाइट देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी जब ये इंसिडेंट हुई, यहाँ पे नॉर्मल आया, तो फिर क्या हुआ, अगेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, फिर से वो बहुत तेज भागेगी, तो फिर से ये भागी। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे एक्सटेंड करने के बाद कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहीं यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और जो यहाँ पे मिल रही है, इस वजह से क्या होगा, आपको जो स्टिक है वो कहाँ दिखाई देगी, कुछ इस पोजीशन पे दिखाई देगी, तो यहाँ पे इसकी इमेज दिखाई देगी। तो एक्चुअली में जो स्टिक की लेंथ थी वो थी AO, पर आपको क्या दिखाएगा कि जो स्टिक है वो कैसे है, AL पे है। ठीक है, तो हल्की सी रेस्ट दिखाई देगी, हल्की सी बेंट दिखाई देगी। सो एक्चुअल में तो ये यहाँ पे थी, पर उसकी इमेज जब आप ऊपर से देखोगे, आप सपोज यहाँ से देख रहे हो, तो आपको कैसे दिखाई देगी कि वो हल्की सी ऊपर बेंट है। ठीक है, तो यही आपको रे डायग्राम बनाना है एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम पे। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। तो सपोज आपके पास कोई एक बीकर है जिसमें पानी डला हुआ है और एक कॉइन है। ठीक है, और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि कॉइन अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, अपनी एक ऐसे पोजीशन पे आ गया जो कि हल्की सी रेस दिखाई दे रही है। आपको कॉइन हल्का सा रेस दिखाई देगा जो कि उसकी एपरेंट पोजीशन होगी। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब आप बाहर से देख रहे हो, तो बाहर से जब आप देख रहे हो तो रे ऑफ लाइट कहाँ से निकल रही है, कॉइन से निकल रही है, और कॉइन कहाँ पे है, वाटर के अंदर है। तो रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सो देयरफॉर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब आप उन लाइट्स को एक्सटेंड करके मिलाओगे बैकवर्ड्स, तो जो पोजीशन आएगी दैट वुड बी एन अपरेंट पोजीशन, जो कि हल्की सी रेज्ड होगी। ठीक है, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे सपोज आपका कॉइन प्लेस्ड है, ठीक है, और ये पूरा वाटर में इमर्स्ड है। ठीक है, अब जब ये वाटर में इमर्स्ड है तो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हुई यहाँ पे, जैसे इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे आपका नॉर्मल है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अगेन क्या हुआ, फिर से वो इंसिडेंट हुई यहाँ पे नॉर्मल है, अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब आप उसको एक्सटेंड करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे। बैकवर्ड जब आप एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि जो कॉइन है उसकी इमेज यहाँ मिल रही है। तो ये तो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी, और उसकी जो इमेज मिल रही है वो आपको यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको वो कैसे दिखाई देगा, कॉइन आपको दिखाई देगा कि वो एक्चुअली हल्का सा रेज्ड है। ठीक है, तो ये अगेन इसका डायग्राम आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या है कि अगर वाटर टैंक है और तो या फिर पूरा वाटर है, वो भले ही बहुत डीप हो, पर अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको वो लेस डीप दिखाई देता है। तो अगेन ऐसा क्यों, तो से सपोज ये आपका पूल है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है जो कि एक्चुअल पॉइंट है। अब हो सकता है किसी टाइल को आप देख रहे हो तो वो उस टाइल का पार्ट है। ठीक है, वो जो पॉइंट है उस टाइल पे है। तो क्या है, यहाँ पे सपोज ये पूरा वाटर से ये पूरा यहाँ पे सब वाटर है। ठीक है, अब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, अगेन ये डेंसर है, ये रेयरर है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या हुआ, ये बहुत दूर भाग गया। ऐसे ही सपोज यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई, ये रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद अगेन
ये यहाँ पे जो ये डेंसर है ये रेयरर है, अगेन इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर भाग गया। तो जब आपने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो एक्सटेंड करने के बाद देखा कि जो ये एक्चुअल पोजीशन O की है वो आपको O डैश पे दिखाई दे रही है इधर कुछ। तो ये आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है ये इतना 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 डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल डेप्थ तो है वो इतनी है, ठीक है, पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एपरेंट डेप्थ दिखाई दे रही है जो कि ये है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑन इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसमें स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो वही लॉ है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। अब सेकेंड जो लॉ था उसमें मैंने आपको भी बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल हो। बस एक ही केस है जब वो नॉर्मल फॉल करता है, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल फॉल करती है तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, अदरवाइज हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ है इट इज बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, तो स्नेल्स लॉ ये कहता है, ठीक है। अभी देखो जो ये कांस्टेंट हमने लिखा है ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक्चुअली, ठीक है। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ से दैट द रेशियो of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction when the light is traveling from air into a particular medium is equal to a constant, and that constant is actually a refractive index, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करता है। हर मटेरियल का, हर सब्सटेंस का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली बताता है कि कितनी लाइट की बेंडिंग होगी, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑन लाइट बेंडिंग, कि लाइट कितने हद तक आपकी बेंड होगी, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे मीडियम्स है, जैसे ऑयल है, डायमंड है, वैक्यूम, वाटर, सफायर, बेंजीन, क्राउन ग्लास, इन सब के अपने अपने डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते कैसे हैं? अगर हमें किसी मीडियम का लिखना होता है, ऑफ अ मीडियम, उसको हम क्या लिखते हैं? उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ऊपर आता है इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। से सपोज आपको निकालना है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, यहाँ पे लिखोगे आप डायमंड, और बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। अब देखो डायमंड जो है बहुत ज्यादा डेंस है, आपको पता ही है, बहुत भारी सब्सटेंस है, इट इज वेरी हैवी, दैट इज व्हाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सिंबल है। ऐसे ही अगर हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो अगेन वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसमें एक चीज और है कि इफ द लाइट इज ट्रैवलिंग, ठीक है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर एक मीडियम से अनदर मीडियम तक जा रही है तो क्या होगा? देखो जो अभी हमने ये ऊपर वाला पढ़ा ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें एक जो मीडियम है वो हमेशा वैक्यूम या एयर ही रहेगा। बट अगर लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो ग्लास टू वाटर कर रही है तो क्या होगा? वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम हो गया ना, तो उन दैट केस में क्या होने वाला है? सो बेसिकली इसमें क्या होता है, सब जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उसको हम लिखते हैं पहले, और जहां से वह आ रही है उसको लिखते हैं हम बाद में, ठीक है। सो अगर हम, इसका क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, दैट द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। इस केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
1 to speed of light in medium 2. So whenever the light is traveling from medium 1 to medium 2, तो पहले हम लिखेंगे eta 21, ठीक है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। से सपोज मैंने लिखा eta GW, ठीक है, GW, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम eta GW, ठीक है। और इस फेज का मतलब क्या है, इस फेज का मतलब है refractive index of glass with respect to water, okay, that the light is coming from water to glass. तो ये आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू अ मीडियम। अब हम कल मिलेंगे जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंसेज के बारे में, उनके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक का आप जितना थ्योरी पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। वी आर गोइंग टू मीट यू टुमारो इन डे 18। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye bye.